दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत कई बार बाहरी शक्तियों का गुलाम बन चुका है, लेकिन अगर किसी बाहरी शक्ति ने भारत को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है या कहें लूटा है, जो निश्चित तौर पर अंग्रेज़ ही है। लेकिन जब अंग्रेज़ भारत आए थे तो उनके लिए भारत पर राज करना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि भारत के एक विशाल हिस्से पर मुगलों का राज हुआ करता था। और मुगल उस वक्त कितने शक्तिशाली थे, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कई कोशिशों के बाद भी अफगान, मराठा और राजपूत तक उन्हें हरा नहीं पाए थे। लेकिन उसी दौर में जब अंग्रेज़ों ने भारत की धरती पर कदम रखा तो उन्होंने मुगलों को भी अपना निशाना बना ही लिया, जिसके पीछे उनकी अच्छी खासी रणनीति भी थी, जो उस समय इतनी नई और प्रभावी साबित हुई कि कुछ दशकों के संघर्ष में मुगलों ने अंग्रेज़ों के सामने घुटने टेक दिए। आखिर अंग्रेज़ों की वो रणनीति क्या थी और मुगलों की वो कौन सी कमज़ोर नस थी जिससे पकड़कर अंग्रेज़ मुगलों से जीत गए। यह वक्त था 16वीं सदी के आखिरी साल का, और उस वक्त भारत इतना संपन्न था कि दुनिया के उत्पादन का लगभग 1/4 हिस्सा तो भारत से ही पैदा होता था। पर कहीं न कहीं यही कारण था कि पूरी दुनिया भारत को बड़े गौर से देख रही थी। उस वक्त भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। उस वक्त दिल्ली के तख्त पर अकबर महान का शासन था, और कहा यह भी जाता है कि अकबर अपने दौर के सबसे दौलतमंद बादशाह हुआ करते थे। लेकिन उसी दौर में अंग्रेज़ों के देश ब्रिटेन में गृह युद्ध का माहौल चल रहा था। महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के शासनकाल में ब्रिटेन की मुख्य इकोनॉमी कृषि पर निर्भर करती थी, लेकिन युद्ध और बर्बादी के दौरान उस वक्त ब्रिटेन दुनिया के कुल 3/4 हिस्सा ही उत्पादन कर पा रहा था। उसी दौर में पुर्तगाल और स्पेन ब्रिटेन को पावर स्ट्रगल में काफ़ी पीछे छोड़ चुके थे, और माहौल यह था कि ब्रिटेन के लुटेरे नावी पुर्तगाली जहाज़ को लूट कर अपना काम चला लेते थे। उसी समय ब्रिटेन के नाविक को दक्षिण पूर्व में शेर समुद्र यात्रा के दौरान भारत की समृद्धि के विषय के बारे में पता चला। इसके बाद सन 1600 ईस्वी में 200 ब्रिटेन व्यापारी एक नई कंपनी बनाते हैं जिसको नाम देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। उस कंपनी को महारानी का सपोर्ट भी हासिल हो जाता है। अब बात भारत की करें तो उस वक्त तक अकबर मर गए थे। जहांगीर को नया मुगलिया बादशाह बना दिया जाता है, और इसी के साथ 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत में सबसे पहले अपनी कंपनी का व्यापारी जहाज के साथ आते हैं। वह भारत में एक नई कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की घोषणा करते हैं। अपने इसी व्यापारिक चोले को पहने हुए कैप्टन हॉकिंस और उनके साथ थॉमस रॉक जहांगीर के दरबार में पहुंचे, और वह जहांगीर को खूबसूरत और महंगे उपहारों को और फायदेमंद व्यापारी समझौते का प्रस्ताव देते हैं। लेकिन उस वक्त स्पेन और पुर्तगालियों के दबाव के कारण जहांगीर पहले तो यह प्रस्ताव ठुकरा देते हैं, लेकिन अंग्रेज इसमें लगातार और बेहतर डील जोड़ते हुए बादशाह को लगातार प्रस्ताव भेजते रहते हैं, और एक वक्त बाद जहांगीर अपने व्यापार करने की रॉयल परमिशन दे देते हैं। सूरत, बॉम्बे, पटना, मद्रास जैसी जगहों पर अंग्रेज अपनी फैक्ट्रियां बनाने में व्यस्त हो जाते हैं। इन फैक्ट्रियों ने लगभग सबको आकर्षित करना शुरू कर दिया था। कई भारतीय व्यापारियों ने भी इनसे जुड़ना शुरू कर दिया। अपने व्यापार को फैलता हुआ देखकर अंग्रेजों का लालच और बढ़ जाता है, और वह सत्ता को हथियाने के लिए मुगलों के खिलाफ 1686 में जंग छेड़ देते हैं, जिसमें उन्हें मुगलों से करारी हार का सामना करना पड़ता है। और शायद यही हार थी कि अंग्रेजों का दिमाग खुल गया और उन्हें अब नई तकनीक पर काम करना था, जो कि था फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। इस युद्ध के बाद उन्होंने औरंगजेब से माफ़ी मांगी और आगे ऐसी कोई हरकत न करने का वायदा किया। दरबार से उन्हें कुछ जुर्माना लगाकर वापस से उन्हें व्यापार करने की छूट दे दी, और यही माफ़ी मुगलों के खात्मे की एक बड़ी वजह बनती है। 1607 में औरंगजेब की मौत के बाद मुगलों ने मुगलों को अपने से ही लड़ाना शुरू कर दिया। कई लोग सल्तनत का बादशाह बनने के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। इस लड़ाई के दौरान कई कमज़ोर शासक बादशाह बनकर मुगलों की ही शक्ति को कम करने लगते हैं, और यहीं पर अंग्रेज़ों को अपने लिए एक मौका दिखाई देता है। 1717 में मुगल बादशाह एक बड़ी बेवकूफ़ी कर बैठते हैं। अंग्रेज़ों को वो अपने फरमान में महज कुछ रकम की एनुअल फीस में साल भर बिना टैक्स के व्यापार करने का आदेश दे देते हैं। इसी दौरान पर्शिया का बादशाह भारत पर आक्रमण करता है। यह आक्रमण इतना अचानक होता है कि पर्शियन सेना बड़ी आसानी से दिल्ली तक पहुंच जाती है। जब स्थिति कठिन हो जाती है तो मुगल बादशाह ने 17 करोड़ रुपए कई महंगे स्टोन्स देकर किसी तरह दिल्ली को बचा लिया। इतनी बड़ी लूट के बाद मुगल कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसी बीच अंग्रेज़ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को अपने तख्त से हटाने के लिए युद्ध छेड़ देते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों के लिए जंग
कठिन होने वाली थी, इसलिए उन्होंने इससे जीतने के लिए हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच डिवाइड एंड रूल का इस्तेमाल किया। बंगाल के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराने के बाद उन्हीं के सेनापति जो अंग्रेजों के साथ मिल गया था, उन्हें बंगाल का नवाब बना दिया गया। 1764 के अफसर युद्ध में अंग्रेज बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की सेना को हरा देते हैं। निजाम और मराठों के साथ ही अंग्रेज अपनी ऐसी ही नीतियों का इस्तेमाल करके उन्हें आपस में लड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं और फिर उन्हीं की कमज़ोर हो चुकी सेना पर आक्रमण करके उस रियासत के सभी अधिकारों को अपने पास सुरक्षित कर देते। अंग्रेज़ों ने 18वीं सदी में खुद को सिर्फ कृषि तक ही नहीं रोका, वो काफ़ी बड़े हिस्से के व्यापार और ज़मीन के इस्तेमाल पर लगने वाले टैक्स में भी कमाई करके अमीर बनते रहे। इसके लिए उन्होंने कई भारतीय जमींदारों को अपना खास बना लिया। एजुकेशन पॉलिसी के कारण भी देश के कई समझ सुधारक अंग्रेज़ों से प्रभावित हो चुके थे, जो अंग्रेज़ों के साथ देने लगे। यह कारण था कि 1857 की क्रांति के दौरान भी अंग्रेज़ों को कई जमींदारों और एलियट लोगों का साथ प्राप्त हुआ, जो आगे चलकर अंग्रेज़ों की जीत की वजह भी बनी। क्रांति में जीत के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेज़ बंदी बनाकर रंगून की जेल में भेज देते हैं और उनके बेटों को बड़ी क्रूरता से मौत के घाट उतार देते हैं। इस तरह से मुगल और मुगल साम्राज्य दोनों का अंत हो जाता है। मुगलों के खात्मे के बारे में तो आप समझ गए होंगे, लेकिन अंग्रेज़ों को अगर इस कहानी में देखें तो वो इतनी दूर से आए थे और उनके लिए इस देश की परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत थी। उसके बावजूद उन्होंने जिस तरह से साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करते हुए मुगल बादशाह और उनकी रियासत के राजाओं को पराजित किया, वो उनकी गहरी कूटनीति और व्यापारिक सूझबूझ थी। आपकी उनके बारे में क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।